नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज से इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। ये लेक्चर BSc सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत है। पिछले ये इस श्रृंखला का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने चालकता के बारे में पढ़ा कि चालकता किस किस प्रकार की होती है और चालक क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम चालकता के मापन की बात करेंगे। चालकता को मापा कैसे जाता है। हम जानते हैं कि चालकता जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः चालकता के मापन में विलयन का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। चालकता के मापन में यदि विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर ले तो उसका व्युत्क्रम करके चालकता प्राप्त करी जा सकती है। इस हेतु इसका मापन करने के लिए जिस विलयन की चालकता हमें ज्ञात करनी होती है उसको एक चालकता सेल नाम के उपकरण में ले लिया जाता है। चालकता सेल एक पात्र होता है ना। अभी नीचे चित्र में हम देखेंगे कि चालकता सेल एक पात्र होता है जिसमें इस उपकरण में इकाई क्षेत्रफल की दो प्लेटें लगी होती हैं। जो प्लेटें होती हैं उनका क्षेत्रफल इकाई होता है तथा वो इकाई दूरी पर ही रखी रहती हैं, है ना। जैसे एक वर्ग सेंटीमीटर की होंगी तो उनके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रख देते हैं, जिससे उनके बीच के जो क्षेत्रफल है विलयन का वो जो आयतन है वो एक घन आयतन हो जाए, है ना। इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। तो इस उपकरण में इकाई क्षेत्रफल की दो प्लेटें होती हैं जो इकाई दूरी पर स्थित होती है। ये दोनों प्लेटें जो है वो प्लेटिनम की बनी होती हैं तथा इन पर प्लेटिनम ब्लैक का अस्तर लगा होता है। प्लेटिनम ब्लैक प्लेटिनम ऑक्साइड होता है, तो इसका अस्तर लगाने से क्या वो अक्रिय हो जाती है, वो केमिकल से खराब नहीं होती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है उनके ऊपर। तो ये प्लेटें सेल में इलेक्ट्रोडों जो अब विद्युत अपघट्य सेल बन गया उस सेल में इलेक्ट्रोडों का कार्य करती है। ये प्लेटें कांच की नलियों में फ्यूज किए हुए प्लेटिनम तारों के साथ बेल्ट रहती हैं और कांच की नलियों में पारा भरा रहता है। अभी नीचे हम देखेंगे कि ये प्लेट है ना। ये प्लेट है, ये कांच की नली में यहाँ फ्यूज्ड है और इस नली में हम पारा भर देते हैं। तो पारा भरा रहता है। अब जिस विलयन का हमें कांच के लिए भरा रहता है अब जिससे हमें कनेक्शन करने में आसानी होती है। ये प्लेट है, कांच की नलियों में फ्यूज हुए प्लेटिनम तारों के साथ बेल्ट रहती हैं तथा कांच की नलियों में पारा भरा रहता है, जिसमें तांबे के तार डुबोकर हम संपर्क बनाया जा सकता है, सर्किट पूरा किया जाता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है। तो अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब ये उपकरण है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें दिष्ट धारा प्रयोग करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है तथा इलेक्ट्रोडों पर उत्पाद एकत्रित होने लगते हैं। इस कारण ध्रुवण हो जाता है। इससे बचने के लिए प्रत्यावर्ती धारा AC का प्रयोग किया जाता है। और व्हीटस्टोन अगर DC का प्रयोग करेंगे तो गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल लगाएंगे, लेकिन AC प्रयोग करते हैं इसमें हेडफोन या एक उपकरण मैजिक आई होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको समझे हम। ये अपना चालकता सेल है ना। ये इलेक्ट्रोड है जिसकी संरचना हमने यहाँ देखी। इस तरीके के इलेक्ट्रोड सेल है, इकाई दूरी पर इकाई क्षेत्रफल वाले दो प्लेटिनम की प्लेटें हैं ये। अच्छा, इसमें हमने विद्युत अपघट्य ले लिया। अब अगर हम इसमें DC धारा प्रवाहित करेंगे तो डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही दिशा में फ्लो करता है ना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। स्प्रिंग की भांति ऐसे गोल चलता रहता है। तो इससे क्या होगा कि धारा एक ही दिशा में बहने से ये जो विद्युत अपघट्य है इसका आयनन हो जाता है और उत्पाद बनने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे DC की जगह AC का प्रयोग इसमें किया जाता है ना।
AC करंट लगाते हैं। अब AC चूँकि अल्टरनेट चलता है, एक बार ऐसे चलेगा, दूसरी बार उल्टी दिशा में चलेगा, इस तरीके से प्रोपिगेट होता है। तो डायरेक्शन लगातार बदलता रहता, अल्टरनेट, जैसे इसके नाम से था ना, अल्टरनेट करंट, एक बार एक दिशा में बहता है, अगली बार अगली दिशा में बहता है, जिससे यहाँ पे इस विलयन का विद्युत अपघटन नहीं होता। तो DC की जगह इसमें AC का प्रयोग किया जाता है। अब AC का प्रयोग करने के कारण इसमें फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया जा सकता है ना, इसकी जगह इसमें ये हेडफोन लगाते हैं। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसके एक सिरे पे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, यहाँ से हम अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे, और दूसरे भुजा पे इसमें यहाँ पे हमने ये विद्युत अपघट्य अपना जोड़ दिया। अब इसको नापने के लिए क्या करेंगे, ये प्लेटिनम का एक तार है, इस प्लेटिनम के तार को यहाँ से बीच में ये हेडफोन लगा के, यहाँ पे जॉकी होता है, इससे इस तार के ऊपर इस तरीके से यूँ ये जैसे कर्सर चल रहा है, ऐसे करके यहाँ पे इसको तार को हिलाते हैं इससे, और एक ऐसा X बिंदु पता करते हैं जिसपे इधर के तार का रेजिस्टेंस और इसके तार का रेजिस्टेंस इनके समानुपाती हो जाता है। तो अब ये बिंदु पता कैसे लगता है कि इस बिंदु पर हेडफोन में जो शोर होगा वो मिनिमम हो जाएगा, शोर आना बंद हो जाएगा। तो जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध बॉक्स द्वारा कुछ प्रतिरोध लगाकर, यहाँ पर प्रतिरोध लगाकर सर्पी संपर्क या जॉकी के द्वारा बिंदु X का पता लगाया जाता है, जिस बिंदु पर हेडफोन में न्यूनतम ध्वनि आती है, इसमें शोर कम से कम हो जाता है। बिंदु X को संतुलन बिंदु कहते हैं, इसको संतुलन बिंदु कहते हैं। पैमाने की सहायता से AX व BX का मान ज्ञात कर लिया जाता है। यहाँ पे ये स्केल लगा हुआ है इस पर परमानेंट, इससे ये यहाँ से AX और ये BX ये दूरी ज्ञात कर ली जाती है। अब ये जो विलयन यहाँ पे एक, जिससे विलयन के प्रतिरोध की गणना निम्न प्रकार की जाती है। ऐसे विलयन की प्रतिरोध की गणना हम इससे करते हैं कि सेल में विलयन का प्रतिरोध बटे प्रतिरोधक R द्वारा लगाया गया प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध और ये बटे ये प्रतिरोध, ये समानुपाती या बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने तुलना कर दी, इसलिए ये BX बटे AX के समानुपाती होगा। प्रतिरोध BX और बटे प्रतिरोध AX। अब प्रतिरोध BX कैसे पता लगेगा, प्रतिरोध BX की तार की लंबाई के समानुपाती होगा, इसलिए BX लंबाई बटे AX लंबाई। तो प्रयोग के द्वारा AX और BX लंबाई हमें पता लग जाएगी। R जो प्रतिरोध हमने लगाया प्रतिरोध बॉक्स है वो पढ़ लेंगे, तो हमें ये तीन चीज़ें पता है, ये दोनों चीज़ें पता है और R पता है, इससे सेल का विलयन का प्रतिरोध हमें पता लग जाएगा। तो विलयन का प्रतिरोध बराबर BX बटे AX गुणा R, ये यहाँ पे। अब हमें ज्ञात करनी है चालकता, तो चालकता जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो चालकता क्या हो जाएगी, AX बटे BX इंटू 1/R। तो इस तरीके से विलयन की चालकता ज्ञात की जाती है। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। अब चालकता किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है। चालकता ताप से, सबसे पहले ताप का प्रभाव देखें। सभी वैद्युत अपघट्टों की चालकता ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। ताप बढ़ने से वैद्युत अपघट्टों की चालकता बढ़ती जाती है ना। इसको इस समीकरण से ऐसे समझा सकता है, लैम्डा टी इज इक्वल टू लैम्डा 25 और 1 प्लस एक्स टी माइनस 25, जहाँ पर लैम्डा टी और लैम्डा 25 टी वो 25 डिग्री ताप पर तुल्यांकी चालकताएं हैं और x एक स्थिरांक है। इस x स्थिरांक का मान लवणों के लिए 0.22 से 0.25 एवं अम्ल क्षारों के लिए 0.16 से 0.19 के परास में या रेंज में होता है। तो ताप बढ़ने के साथ साथ चालकता में वृद्धि का कारण विलयन की शांतता में कमी व आयनों की गति में वृद्धि होना है। तो ताप बढ़ने से क्यों चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयनों की मेन बात तो है, आयनों की गति बढ़ जाती है, आयनों को ऊर्जा मिल जाती है तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने से गति बढ़ जाती है। और एक कारण और है कि ताप बढ़ने से विद्युत अपघट्य के अणु दूर दूर हो जाते हैं, शांतता में कमी आ जाती है। तो शांतता में कमी होने से गाढ़ापन कम हो गया तो आयनों की गति उससे भी बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ने से इन दो कारणों के कारण शांतता में कमी और आयनों की गति बढ़ जाने के कारण चालकता में वृद्धि होती है। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव विलयनों पर और ठोसों पर
अधिक नहीं होता, इसलिए दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब विलायक की प्रकृति की बात करें, कम वैद्युत स्थिरांक वाले विलायकों में चालकता कम व अधिक परावैद्युत स्थिरांक वाले विलायकों में चालकता अधिक होती है, क्योंकि इनमें वैद्युत अपघट्यों का वियोजन अधिक होता है। परावैद्युत स्थिरांक सीधे सीधे परावैद्युत स्थिरांक का जो है वो वियोजन से संबंध है। तो जिनका परावैद्युत स्थिरांक कम है उनका वियोजन कम होता है, तो उनमें आयनों की संख्या कम होती है। इसलिए कम वैद्युत स्थिरांक वाले विलायकों में की चालकता कम होती है और ज़्यादा अधिक परावैद्युत स्थिरांक वाले विलायकों की चालकता अधिक होती है, क्योंकि उनका आयनन अधिक होता है, वियोजन अधिक होता है, जिससे उनमें आयनों की संख्या अधिक होती है। अब माध्यम की शांतता, जितना गाढ़ा विलयन होगा, है ना, जितनी शांतता अधिक होगी आयनों को चलने में उतनी कठिनाई होगी। इसलिए चालकता पर शांतता का प्रभाव व्युत्क्रमानुपाती होता है शांतता के, और इसको कहते हैं वाल्डन का नियम। वाल्डन ने नियम था, इसके अनुसार किसी माध्यम में उपस्थित वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता माध्यम की शांतता गुणांक के प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्डा चालकता व्युत्क्रमानुपाती है शांतता की, या लैम्डा इंटू शांतता इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाल्डन का नियम कहलाता है। अब चालकता पर तन्यता का प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी काफी जाता है। चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है? अब हमने 3 प्रकार की चालकताएं पढ़ी थी, विशेष चालकता, तुल्यांकी चालकता, वो मोलर चालकता। अब इसमें विशेष चालकता पर जो है तन्यता बढ़ाने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का वियोजन बढ़ जाता है, जिससे चालकता बढ़ जाती है ना। ये सामान्य बात है कि जैसे जैसे विलयन तनु करेंगे तो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उनका वियोजन बढ़ जाता है। अब वियोजन बढ़ जाएगा तो वियोजन बढ़ जाने से चालकता भी बढ़ जाएगी। अब विशेष चालकता की बात करें, है ना, विशेष चालकता तन्यता बढ़ाने पर घटती है, बढ़ती नहीं है, घटती है, क्योंकि तन्यता बढ़ाने से आयनों की संख्या में तो वृद्धि होती है, परंतु प्रति इकाई आयतन में धारा ले जाने वाले कणों या आयनों की संख्या घटती है, जिससे विशेष चालकता घटती है। विशेष चालकता मैंने अपने दूसरे लेक्चर में, इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर में बताया था कि विशेष चालकता जो है वो इकाई घन विलयन की चालकता है, मतलब वो आयतन पर निर्भर करती है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो अब अगर इकाई आयतन में जो विलयन है उसकी चालकता विशेष चालकता है, तो जब तन्यता बढ़ाएंगे तो तन्यता बढ़ाने से उस इकाई आयतन में जो विद्युत अपघट्य के आयन है उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो जब इकाई आयतन में विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या कम हो जाएगी तो चालकता भी उसकी कम आएगी। इसीलिए विशेष चालकता, चूंकि इकाई घन आयतन विलयन की चालकता होती है, तो तन्यता बढ़ाने पर उनमें आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, लेकिन उस विद्युत अपघट्य के आयन उस आयतन में, मतलब इकाई आयतन में कम हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं उस इकाई आयतन के। ठीक है, तो आयनन बढ़ने से संख्या तो बढ़ी, लेकिन जिस विलयन की चालकता हम नाप रहे हैं उस इकाई घन आयतन विलयन में विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या कम हो जाती है तन्यता बढ़ाने से, इसलिए विशेष चालकता घटती जाती है। लेकिन तुल्यांकी व मोलर चालकताएं तन्यता बढ़ने पे बढ़ती हैं, क्योंकि ये विलयन के आयतन से संबंधित नहीं है। ये तो इस बात से तुल्यांकी चालकता क्या होती है, उस विलयन की चालकता जिसमें इकाई घन आयतन विलयन की चालकता के बराबर होती है ना। तो विलयन का आयतन, पूरे विलयन का आयतन कुछ भी हो, लेकिन उसमें तुल्यांकी भार के बराबर या अणु भार के बराबर विद्युत अपघट्य हो, तो तुल्यांकी चालकता, क्योंकि विद्युत अपघट्य आपने स्थिर कर दिया एक तुल्यांकी भार के बराबर, तो उसमें तन्यता बढ़ाएंगे जब, तो उसमें आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकताएं, चूंकि संपूर्ण विलयन की चालकताएं होती हैं, इकाई घन विलयन की नहीं, और संपूर्ण विलयन में की तन्यता बढ़ाने पर आयनन बढ़ेगा, आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकताएं तो बढ़ती जाती हैं तन्यता बढ़ाने पर, परंतु विशेष चालकता घटती जाती है। तो 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन V तो बढ़ता है,
इसलिए तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा इंटू वी। जहाँ तुल्यांकी चालकता है, आणविक चालकता है, तनु करने पर लगातार बढ़ती जाती हैं। अब कब तक बढ़ती जाएंगी? ये लगातार बढ़ती जाती है मतलब कब तक बढ़ेंगी? जब तक कि उनका उच्चतम मान प्राप्त नहीं हो जाता है। एक उच्चतम मान प्राप्त हो जाता है, उस उच्चतम मान को अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता वो अधिकतम चालकता होती है। हाँ, और जो अधिकतम चालकता जो होती है वो जिस तनुता पर होती है उसको बोल देते हैं अनंत तनु विलयन हो गया। इस स्थिति में सभी वैद्युत अपघट्यों की का आयनन पूर्ण हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये काल्पनिक वो है कि अनंत तनुता वो तनुता होती है जिस पर विद्युत अपघट्य का संपूर्ण आयनन हो जाए और इस समय इसकी चालकता जो है वो उच्चतम होती है ना, अधिकतम होती है। तो ये वो कुछ कारक रहे जो चालकता पर प्रभाव डालते हैं, चालकता जिन पर निर्भर करती है। अब इस संपूर्ण चालकता और इस सबका विद्युत अपघट्यों का अध्ययन सबसे पहले आर्हेनियस ने किया था, है ना। आर्हेनियस ने सबसे पहले इन सब चीज़ों का अध्ययन किया और उसने विद्युत अपघट्य के वियोजन के बारे में कुछ बातें कही। हाँ, अब ये बिल्कुल आरंभिक बातें हैं, है ना, जो आपको थोड़ी सी एलिमेंट्री सी लगेंगी, है ना, क्योंकि ये सबसे पहले आर्हेनियस ने इस चीज़ की कहा। तो जो सबसे पहले जो बात बताई थी वो है ये आर्हेनियस का विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, है ना। तो वो क्या है, ये कब बिंदु है, इनको आप देखें जल्दी जल्दी कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वो कणों या आयनों में विभक्त हो जाता है। इसे विद्युत अपघट्य का आयनन कहते हैं। धनावेशित कणों को धनायन व ऋणावेशित कणों को ऋणायन कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये आयन विलयन में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं या गति करते रहते हैं। जब विद्युत का चालन करेंगे विलयन में तो ये आयन चलने लगेंगे। और कैसे चलेंगे? धनायन कैथोड की ओर व ऋणायन एनोड की ओर गति करेगा। आयनों की इसी गति के कारण ही विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नंबर 3 बिंदु, विलयन में आयनों और ऋणायनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु धनायनों और ऋणायनों पर कुल आवेश समान होता है, अर्थात विलयन विद्युत उदासीन होता है। विलयन जो है विद्युत उदासीन होता है। संख्याएं धनायन ऋणायनों की कम ज्यादा हो सकती हैं, वो इस पर निर्भर करेगा उन पर आवेश कितना है। नंबर 4, ये आवश्यक नहीं कि संपूर्ण विद्युत अपघट्य का वियोजन हो जाए। अब वियोजन 100% हो ये जरूरी नहीं होता, है ना, कुछ कम या ज्यादा मात्रा में हो सकता है। इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा से नापते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की जो भिन्न जो वियोजित होती है, भिन्न मतलब जो टोटल में से, कुल में से कितना, जिस प्रकार प्रतिशत होता है ना 100 में से कितना, ऐसे ही संपूर्ण वो जो संपूर्ण अगर 100 माने तो वो प्रतिशत कहलाएगा, और संपूर्ण कितना भी हो तो उसमें से जो हिस्सा है उसको भिन्न बोलते हैं। तो विद्युत अपघट्य की वह भिन्न या डिग्री इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, वियोजन की मात्रा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। इसको अल्फा से व्यक्त करते हैं और ये क्या होती है? अल्फा बराबर आयनित अवस्था में विद्युत अपघट्य के ग्राम मोल बटे अनायनित अवस्था में विद्युत अपघट्य के ग्राम मोल, है ना। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वियोजन की मात्रा ताप, तनुता, विलायक और विद्युत अपघट्य की प्रगति पर निर्भर करती है। नंबर 5, विलयन में अवियोजित अणुओं तथा आयनों में साम्य स्थापित हो जाता है ना। वियोजित और अवियोजित जो अणु है उनमें साम्य रहता है। ये तो अवियोजित है विद्युत अपघट्य ए भी, और ये आयनों में वियोजित हो गया, तो इसमें इक्विलिब्रियम है। ये लगातार, ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये गतिज होता है। गतिज का मतलब लगातार ए बी से ए प्लस बी माइनस बन रहे हैं और ए प्लस बी माइनस से ए बी बन रहा है। ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलती रहती है, तो इसको गतिज, ये साम्य जो है वो हमेशा गतिज होता है। नंबर 6, विद्युत अपघट्य के गुण उसके आयनों के गुण होते हैं, है ना। विद्युत अपघट्य के गुण जो है वो आयनों के गुण होते हैं। अब विद्युत अपघट्यों के विलयनों के अणुसंख्य गुणों, जैसे अणुसंख्य गुण जो होते हैं ना, वो अणुसंख्य गुण कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन व हिमांक अवनमन। ये अणुओं की, जैसे इनके नाम से दिख रहा है अणुसंख्य, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं।
तो वैद्युत अपघट्यों के आयनों की वजह से इनके गुण होते हैं, और इस पर ये इनके निर्धारण में, अनुसंग गुणों के निर्धारण में ये आयन एक कण की भांति व्यवहार करते हैं। अब आर्यनियस ने ये बताया कि वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य वे होते हैं जिनका कि आयनन अधिक मात्रा में होता है, और इसलिए इनको साधारण सांद्रता पर भी इनकी तुल्यांक चालकता का मान बहुत अधिक होता है। हम सामान्य बात जब आगे चालकता की बात करेंगे कभी, तो विशिष्ट और आणविक और उसकी जगह तुल्यांक की चालकता की बात करेंगे, है ना। तुल्यांक की चालकता के बारे में बात करते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांक की चालकताएं के मान उच्च होते हैं, और तनु करने पर इनको तुल्यांक की चालकता में कोई तीव्र परिवर्तन नहीं होता है। शुरू में ही उनका आयनन खूब बड़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, फिर तनुता बढ़ाने पर आयनन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो उसके तो जो उच्च क्या कहते हैं, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं उनकी तनुता बढ़ाने पर उनकी चालकता में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक उदाहरण देखें, KCl प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इसके N/10 विलियन की तुल्यांक की चालकता तो 129 तथा अगर इसकी N/1000 की तुल्यांक की चालकता जो है वो 146.9, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, है ना। 35 का फर्क आया। अब इसी तरीके से दुर्बल वैद्युत अपघट्य देखें। दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनका आयनन बहुत कम होता है, और इसके लिए उच्च सांद्रता पर तुल्यांक की चालकता का मान कम होता है, तथा तनु करने पर इसकी तुल्यांक की चालकता में तीव्र परिवर्तन हो जाता है। जैसे एस्टिक एसिड के N/10 विलियन की तुल्यांक की चालकता 5/10 है, 5.2 है, और N/1000 की तुल्यांक की चालकता 49.2 है, लगभग 10 गुनी हो गई। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता तनुता बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और प्रबल की में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही ज़्यादा मात्रा में आयनित हो जाते हैं। तो ये आर्यनियस ने वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के कैटेगरी बताई, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जैसे NaCl, HCl, KCl तो प्रबल है, और एस्टिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये दो प्रकार के वैद्युत अपघट्य आर्यनियस के अनुसार बताए। अब आर्यनियस ने ये जो सिद्धांत बताया, इसकी प्रायोगिक पुष्टि भी हो गई। आर्यनियस के सिद्धांत की पुष्टि विभिन्न प्रयोगों व नियमों से हुई। वांटाप के अणुसंख्य गुण धर्मों की सहायता से वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना की गई। जो आर्यनियस ने वियोजन की मात्रा बताई कि वैद्युत अपघट्य संपूर्ण वियोजित नहीं होता, इसका कुछ अंश वियोजित होता है, और उसको अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनन की मात्रा कहते हैं। तो ये अणुसंख्य गुण धर्मों का जो अध्ययन है वो वांटाप ने किया था, और उसके अणुसंख्य गुण धर्मों का जो उपयोग होता है वो वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में होता है। तो वांटाप ने के हिसाब से जो वियोजन की मात्रा ज्ञात करी है, वो ये फॉर्मूला है वांटाप का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फा = I-1/n-1, जहाँ I वांटाप गुणांक है, n एक अणु के वियोजित आयनों की संख्या है। तो सन 1888 में ओस्टवाल्ड के तन्यता नियम से भी आर्यनियस के वियोजन सिद्धांत की पुष्टि हुई। तो एक तो ये वियोजन की मात्रा की जो गणना करी गई वांटाप के द्वारा, वो लगभग समान आई जो आर्यनियस ने बताई थी उसके। एक तो इससे पुष्टि हुई। वांटाप के ये जो मान है ये प्रायोगिक चीज़ें हैं, तो प्रयोग से हो गई इसकी पुष्टि। दूसरे इसके बाद ओस्टवाल्ड के तन्यता नियम से भी आर्यनियस सिद्धांत की पुष्टि हो गई। तो आर्यनियस ने जो बातें बताई उनकी पुष्टि दूसरे आगे के विभिन्न नियमों से और इसके विभिन्न नियमों से और प्रयोगों से आर्यनियस के सिद्धांत की पुष्टि हुई, है ना। अब ओस्टवाल्ड अगले चैप्टर में हम अगले लेक्चर में हम लेक्चर में ओस्टवाल्ड के तन्यता नियम की बात करेंगे। ओस्टवाल्ड ने आर्यनियस के सिद्धांत पर के ऊपर अध्ययन आगे किया।
है ना। तो अगले ई लेक्चर में हम ओस्टवाल्ड की तंत्र नियम की बात क्या अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।